Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द एडिटोरियल। दोस्तों, एक ऐसा एडिटोरियल आपको बताने जा रहा हूं, शायद इस तरीके का एनालिसिस आपको अदर कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस एडिटोरियल को बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूएस क्या करना चाहता है। आपको जियोपॉलिटिक्स की हकीकत से रूबरू कराऊंगा कि यूएस एक्चुअली ऐसी सिचुएशन में क्या करे जब एससीओ होने वाला है, ब्रिक्स नेशन एक साथ मिल चुके हैं, बहुत टेंशन है उसके दिमाग में, और ट्रंप एक व्यापारी है, कभी भी घाटा झेलना नहीं चाहेगा। अब उसने एक नया एनवॉय अपॉइंट किया है फॉर इंडिया, नो नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। इसी वर्ड को मैं आपको समझाऊंगा, शायद आप समझ पाएंगे। आप जीएस पेपर 2 से इसको लिंक करना कि कैसे एक देश दूसरे देश के साथ जियोपॉलिटिक्स करता है, कैसे पाकिस्तान को वो कंडेम नहीं करता, कैसे इंडिया जैसे देश को वो कंडेम करने लगता है, उस पर 50% टैरिफ लगा देता है, और आज से 27% जो 27 तारीख है, आज से 50% मोर टैरिफ विल बी इंपोज्ड ऑन इंडिया। तो इससे बहुत से लॉस भी होने वाले। खैर, लॉस वाली बात हम दूसरे एडिटोरियल में करेंगे। फिलहाल बात करेंगे हम डोनाल्ड ट्रंप की, सर्जियो गौर की और एलोन मस्क की, along with India and the Central Asia, the nations those were part of the USSR earlier in 1950s। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, बहुत ध्यान से देखना प्यारे भाई। ये देखिए, ये वही व्यक्ति है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये दो डॉक्टर कह रहे हैं, मशहूर डॉक्टर। मैं आपको उन डॉक्टरों के बारे में भी बताऊंगा कि उन्होंने साफ कहा है कि इस व्यक्ति की मानसिक संतुलन हिल गया है, और अब इनको, क्योंकि इसकी एज कितनी हो गई, 79 ईयर्स, तो वो कह रहे हैं इनको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प की जरूरत है। अब इनके बयानों से तो लग रहा है तो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। दो डॉक्टर मैं नाम दिखाऊंगा आपको, बयान भी दिखाऊंगा। देखो, ये एक व्यक्ति है, आप जानते होंगे, द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, एलोन मस्क, सबसे ज्यादा पैसे वाला विश्व में। दूसरी बात, ये है वो व्यक्ति जो हंस रहा है, इसका नाम है सर्जियो गौर। सर्जियो गौर, वैसे इसका नाम सर्जियो गॉर्स्कोव है, यानी ये मूल तो रशिया का व्यक्ति है माय डियर। ये रशिया में पैदा हुआ था, उसके बाद पैदा होने के बाद ये माल्टा नाम की जगह पर आ गया। माल्टा में, यूरोप की एक कंट्री है माल्टा, वहां आ गया, वहां इसका पालन पोषण हुआ, और ये 1999 के आसपास यूएस चला गया। बाद में इसको यूएस में इसकी सिटीजनशिप भी इसको मिल गई, और 2020 तक, यानी लगभग 20 से 21 सालों के पीरियड में ये ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रंप के इतना करीब आ गया कि वहां से इसको कोई दिक्कत होना बंद हो गई, और ट्रंप का इतना खास बन गया कि उसको लगा कि अब यही मेरा सब कुछ है। और यही वो व्यक्ति है जिसने ट्रंप का सारा एडमिनिस्ट्रेशन इस बार अपने दम पर बनाया हुआ है, यानी इसकी सहमति से सब कुछ बना हुआ है। दूसरी बात और बता देता हूं आपको, यही वो व्यक्ति है जिसने एलोन मस्क को स्नेक कहा था कि ये एक सांप है, इसको पालो मत, इसको दूध पिलाओगे तो डस जाएगा। यानी एलोन मस्क ने इनडायरेक्टली हेल्प की थी डोनाल्ड ट्रंप को फॉर विनिंग द इलेक्शन। अब इसको सांप कहकर साइडलाइन कर दिया गया है। देखते हैं इसके क्या इंप्लीकेशन होते हैं। ये विश्व में सबसे पैसे वाला लोग है, ठीक है। अब दोस्तों, सर्जियो गौर के बारे में आपको कुछ चीजें बताता हूं कि ये व्यक्ति यहां क्यों अपॉइंट किया जा रहा है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। यूएस हमेशा एक एनवॉय अपॉइंट करता है इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया के लिए एम्बेसडर्स होते हैं, मतलब बाहर के देशों के लिए हम एम्बेसडर यूजुअली बनाते हैं। बट इफ somebody is imposing an ambassador or envoy to the particular country, no, not for the particular country but for the region। भारत का वर्चस्व जियोपॉलिटिक्स में इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने आप को वर्ल्ड लीडर के तौर पर इमेज बना रहा है, यानी वो एक मादा रखता है, एक औकात रखता है विश्व के अंदर बड़े देशों में आने की। अब इसी बात से टेंशन है, इसीलिए वो क्या करना चाहता है। एक दोस्तों, एक होता है सेग्रीगेशन और एक होता है हाइपर नेशन। दोनों टर्मों का अंतर समझना। हाइपर नेशन यूज किया जा रहा है इंडिया के साथ, और हाइपर नेशन क्या चीज होती है। हाइपर नेशन होती है कि अगर कोई बंदा मुझे दिख रहा है मेरे मोहल्ले में कि यार ये बहुत ब्रिलियंट है, लोग इसकी बात करने लगे हैं, लोग इसको एज ए लीडर एक्सेप्ट करने लगे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अदर लोगों के साथ ही इसकी गिनती करूंगा किसी भी चीज में। इसको अलग से किसी चीज के लिए इनवाइट नहीं करूंगा, अलग से बात नहीं करूंगा। कोई प्रोग्राम हो रहा है तो सबको बुलाया है तो इसको भी बुला लूंगा। मतलब मैं ये दिखाऊंगा कि ये इन्हीं की तरह जनरल बंदा है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग। ये बिजनेसमैन आदमी है, इसको क्लियर पता है कि मैं अगले टर्म्स में किसी में भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा अमेरिका का, और मेरे आगे आने वाली पीढ़ी में भी ऐसा कोई मादा नहीं रखता है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति बन पाएगा। तो मैं बिजनेसमैन व्यक्ति हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊं कि जिससे मेरा व्यापार चलता रहे, मेरे पुस्तकों का व्यापार चलता रहे आगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की सोच है। यस, ये हर अमेरिका के राष्ट्रपति की सोच है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं। जब बाइडन था तब भी ऐसा ही हुआ था, और अब डोनाल्ड ट्रंप है तब भी ऐसा हो रहा है। जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश था तब भी ऐसा था, क्योंकि अमेरिका में एक खून में एक चीज है, दैट अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, कि चाहे जो हो जाए हमको नंबर 1 पे रहना है। नीचे कितनी भी मारकाट करवानी पड़े, लड़वाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तख्ता पलट करना पड़े, करना चाहिए। दोस्तों, आप अगर डोनाल्ड टेम्पो को जानते हो ना, तो डोनाल्ड लू, उसका नाम है डोनाल्ड लू, अगर आप जानते होंगे तो। अगर आपने पुराने टाइम में अखबार पढ़ते होंगे हिंदू वगैरह, डोनाल्ड लू नाम का एक व्यक्ति था। ये जो बाइडन था ना, पहला प्राइम मिनिस्टर, पहला प्रेसिडेंट, उसके खास आदमी था, जैसे इसका सर्जियो ब्रेन है ना, वैसे ही इसका ये खास आदमी था। इसने तख्ता पलट करवाया था कई जगहों पे, जैसे म्यांमार में, जैसे ईरान में जितनी भी इंसर्जेंसी होती थी ये करवाता था। इनका काम है ये, जब लड़ाई नहीं होगी तो हथियार नहीं बिकेंगे, हथियार नहीं बिकेंगे तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, यही अमेरिका का काम है, यही पहले नंबर पर रहने की पॉलिसी है, ठीक है। तो ये व्यक्ति अब क्या कर रहा है, ये कहां के लिए चुना गया है, बहुत ध्यान से देखना। आपको जियोपॉलिटिकल एंगल से समझाता हूं, शायद आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ये बंदा जिसका नाम है क्या, सर्जियो गौर, इसका नाम पहले सर्जियो गॉर्स्कोव था। गॉर्स्कोव मतलब रशिया में मिलते हैं।
सर्जियो गौर नाम रख के यूएसए का नेशनल सिटीजन बन गया है, अब ट्रंप का करीबी है। अब ये कहां के लिए भेजा गया? ये है प्यारा भारत। ये अमेरिका ने यहां से सिर्फ यहां के लिए नहीं भेजा गया, यहां के लिए भेजता तो ऐसा हो जाता कि इंडिविजुअली अमेरिका ने भारत के लिए एक एनवॉय नियुक्त किया है तो भारत की इमेज बड़ी होगी। इसने क्या किया कि आप जाइए सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया, इन दोनों जगहों को आप देखिए। मतलब आप समझ रहे हो कि भारत को किसके साथ रख दिया? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया। ये सब कौन है? ये सब सेंट्रल इंडिया की कंट्रीज हैं जो पहले 1950 के आसपास ये यूएसएसआर हुआ करता था, है ना। 1991 तक ये यूएसएसआर के अंदर थी, 15 देश थे यूएसएसआर के अंदर 1991 तक। फिर बर्लिन वॉल हो गया तो उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट हो गए सारे। अब उसके बाद क्या हुआ आपको बता देता हूं। यूएसएसआर की ये जो कंट्री आज सेंट्रल एशिया कहलाती हैं, इनके साथ ही भारत की तुलना की जा रही है कि भारत भी कोई अलग से बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी देश नहीं है, इनके साथ ही भारत की भी तुलना है कि इनके जितने भी अफेयर्स हैं इनको आप देखिए। मतलब भारत को हाइपर नेशन करना चाह रहे हैं, उसकी इतनी तगड़ी इमेज को एक नॉर्मल कंट्री के रूप में दिखाना चाह रहे हैं। और ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम होता है क्योंकि वो जान रहा है कि भारत एससीओ में 7 साल बाद चाइना जा रहा है तो उसकी एक अलग इमेज है। मोदी को एक अलग लेवल पे लोग देख रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर को अलग लेवल पे लोग प्रिटेंड करते हैं। तो अगर इस तरीके की इमेज बनी तो ये तो चाइना से बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। और असल में हमारे पास लीडरशिप क्वालिटी सदियों से है। क्यों? क्योंकि हम सिविलाइज्ड नेशन है। अमेरिका टमेरिका इनका कोई इतिहास नहीं रहा है। ये हमको सिखाएगा राजनीति क्या होती है। बेटा हमारे टाइम से सदियों से वेद काल से राजनीति चलती आ रही है। तुम तो आप पैदा हुए हो 1779-89 में, तो ये हमको नहीं सिखा सकते। वी आर ए सिविलाइज्ड नेशन सिंस एजेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये भारत की इमेज खराब करने के लिए सिर्फ किया जा रहा है। हम लोगों को यह समझना पड़ेगा बीइंग अ सिटीजन कि अगर कोई भी ऐसी चीज होती है तो हमको कंट्री को ऊपर रखना है अपने पर्सनल बेनिफिट से, ठीक है। तो इसके लिए देश काम कर रहा है इस समय पे। ये हाइपर नेशन की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि इंडिया अकेला ग्रो कर रहा है इस पूरे। वी आर द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी राइट नाउ। हम बहुत बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम ये नहीं कह रहे हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी। जिस स्पीड से हम बढ़ सकते हैं उस स्पीड से डर लग रहा है सबको। तो ये हमारी भी सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका पालन करें। ध्यान रखिएगा। मैं एक आर्टिकल नेपाल और इंडिया के रिलेशन पे लाऊंगा क्योंकि नेपाल वाले बहुत से साथियों का ऐसा मन है कि सर एकदम रिलेशन को खोल के रखिए। कुछ लोगों को थोड़ी सी नाराजगी है भारत से, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मीडिया ने सही तथ्य नहीं दिखाए। कि कुछ इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि नेपाल में इसके प्रति थोड़ा डिसेंट बना हुआ है इंडिया के प्रति, और वो सिर्फ ये कालापानी और ये लिपुलेक वगैरह इन वाले एरिया की वजह से। तो आई विल बी कमिंग विद नेक्स्ट एडिटोरियल ऑन इंडिया नेपाल रिलेशंस from the inception. So don't worry, I am signing off right now. Please do subscribe the channel currently और आप जुड़े रहना जिससे मैं आपको आगे बहुत अच्छा एक एडिटोरियल दे सकूं, कोई भी जिससे आपके यूपीएससी के एग्जाम में तो हेल्प हो ही हो, लेकिन आप जियो पॉलिटिक्स को भी जान सकें अगर आप तैयारी भी नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, ओके। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।